जय हिंद दोस्तों, मैं रंजन कुमार आपको स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल रंजन जीएस रिसर्च में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। आइए कोशिका के प्रकार में, इससे पिछला वीडियो में हम कोशिका झिल्ली पढ़े थे, जो कोशिका के बाहरी आवरण होता है। कोशिका भित्ति, जो कि कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, यह सिर्फ पादप सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका का पावर हाउस। गोल्जी बॉडी, जो परिवहन का काम करता है। रसधानी, ये जल संग्रह करता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का कार्य करता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो कि दो प्रकार का होता है, एक में वसा निर्माण होता है और एक में प्रोटीन का। तो रफ वाला में जिसमें राइबोसोम पाया जाता है तो उसमें प्रोटीन। ये केंद्रक, कोशिका का दिमाग। और लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली। और जीव द्रव दो प्रकार का होता है, एक होता है साइटोप्लाज्मा और एक होता है कोशिका द्रव, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। और ये दोनों को जोड़ देने से प्रोटोप्लाज्मा बनता है, यानी कि जीव द्रव। अब आइए इसके आगे पाठ को जानते हैं। यानी कुल 11 अंग कोशिका के बारे में बता दिए थे और अब 12वां पढ़ते हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सीलिया एंड फ्लैजेला सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह एक बाल की संरचना की तरह होती है। यह कोशिका के बाहरी भागों में पाई जाती है तथा यह गति प्रदान करता है, जैसे कि स्पर्म में गति, यही सीलिया एंड फ्लैजेला के कारण ही होता है। और यह सीलिया एंड फ्लैजेला इसके अगल बगल तरल पदार्थ, पोषक पदार्थों को अवशोषण कर लेती है। और सीलिया और फ्लैजेला में जो फ्लैजेला होता है वो सीलिया से बड़ा होता है। तो आइए देखते हैं सीलिया और फ्लैजेला को जूम करके। ये देखिए ऊपर वाला है जो सीलिया है, ये सीलिया हो गया और ये हो गया फ्लैजेला हो गया। ये मान लीजिए कि ऐसे कोशिका है और कोशिका के ऊपर का जो बाल होता है ना, उसी को सीलिया एंड फ्लैजेला कहते हैं। इसको देखिए, ये बाल को और जूम किया गया है। तो आई होप इसको देख ले होंगे। और ये डायरेक्शन भी दिया हुआ है, जिससे आपको पता चलता है कि इसमें गति होती है। तो सीलिया एंड फ्लैजेला, एक बार और इसको रिकॉल करते हैं। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह एक बाल की संरचना की तरह होती है और यह कोशिका के बाहरी भाग में पाया जाता है। यह कोशिका को गति प्रदान करते हैं और यह तरल अवस्था में पोषक पदार्थ को अवशोषण करती है। यही 4 पॉइंट मुख्य है सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। अब आइए जानते हैं लवक यानी प्लास्टिड। लवक प्लास्टिड 13वां पॉइंट, यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। जैसे जंतु में केंद्रक यानी जंतु कोशिका में केंद्रक होता है जो सबसे बड़ा होता है, उसी प्रकार पादप में सबसे बड़ा लवक यानी कि प्लास्टिड होती है। और ये जो प्लास्टिड है यह 3 प्रकार का होता है। पहला है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। यह हरे रंग का होता है। हरित लवक यह हरे रंग का होता है। इनके अंदर हरे रंग के पदार्थ पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्तियों हरे रंग की दिखाई देती है और यह भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक यह हरे रंग का होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और यह भोजन निर्माण करता है। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का हरा रंग होता है, यह पूछा गया है और आपसे पूछा भी जा सकता है। दूसरा देखते हैं तो अवर्णित लवक। दूसरा क्या है? अवर्णित लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। यह रंगहीन लवक होते हैं। पौधों के उन भागों की कोशिका में पाए जाते हैं जो प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे कि जड़, भूमिगत तना, ये दोनों में पाया जाता है अवर्णित लवक। और यह स्टार्च के रूप में भोजन करते हैं और इसका काम है भोजन को संग्रह करना। यानी अवर्णित लवक के बारे में भी आपको जानकारी अच्छे से हो गया है। जैसे यह रंगहीन होता है। यह पौधों के जो कि जिस पर प्रकाश नहीं रहता है यानी प्रकाश से जो वंचित रहता है उसमें पाया जाता है, जैसे जड़ों में, भूमिगत तना में। और यह स्टार्च के रूप में भोजन को संग्रह करता है। अब तीसरा पॉइंट इसका देखता है वर्णित लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। तो ये रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट का मुख्य कार्य रंग प्रदान करना। जैसे केरोटीन के कारण गाजर का रंग होता है लाल या गुलाबी, और बीटानून के कारण चुकंदर का रंग होता है, और लाइकोपेन के कारण टमाटर का रंग। और एक जेंथोफिल नाम का वर्णित लवक होता है जिसके कारण फलों का रंग
पीला होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फलों का रंग पीला किसके कारण होता है, तो ज़ैंथोफिल के कारण। तो लवक को आप समझ गए होंगे कि यह 3 प्रकार का होता है, अवर्णित लवक और वर्णित लवक और एक हरित लवक। ये तीनों आप लोग लवक के बारे में जान चुके होंगे। अब आगे का पॉइंट देखते हैं, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। इसकी खोज वेदर फ्लेमिंग के द्वारा 1882 में की गई। यह एक यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। यानी गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। अगर आप केंद्रक को फाड़िएगा तो उसमें गुणसूत्र पाया जाता है। और मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 यानी कि 23 जोड़े होते हैं। जैसे मेल में 44 सेम और फीमेल में 44 सेम, यानी मेल और फीमेल में दोनों में 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो जो सेम होता है। सिर्फ फर्क होता है तो ये 2 में, जैसे मेल में एक्स और वाई होता है और फीमेल में एक्स और एक्स होता है। इसको एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे जो एक्स और वाई क्या है, कैसे बच्चा कैसे बच्ची और थर्ड जेंडर यानी कि किन्नर, इसके बारे में आपको डिटेल से आगे बताएंगे। और क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए और जीन पाया जाता है। अगर क्रोमोसोम को जूम किया जाए, उसको बड़ा किया जाए तो उसमें डीएनए, आरएनए और जीन पाया जाता है। और हमारे शरीर के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्रोमोसोम की होती है। आइए हम क्रोमोसोम का एक फिगर से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है क्रोमोसोम, जो कि क्रॉस की तरह इसका निशान भी है और क्रोमोसोम इसका नाम भी है। तो क्रोमोसोम को आप समझ गए होंगे और इसे पहचान भी लिए होंगे। एक बार और क्रोमोसोम के बारे में देख लेते हैं। इसकी खोज वेदर फ्लेमिंग के द्वारा की गई 1882 में। यह यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी होते हैं। इसमें डीएनए, आरएनए और जीन पाया जाता है और हमारे शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका क्रोमोसोम निभाती है। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर समझते हैं कि आखिर प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकेरियोटिक कोशिका क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यह प्राचीनतम कोशिका है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल आदि आता है। प्रोकैरियोटिक प्राचीनतम कोशिका है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और नीलहरित शैवाल आता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें डीएनए गोलाकार होता है एवं एकल सूत्र में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए गोलाकार होता है एवं एकल सूत्र में होता है। इसमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम होता है। यही कारण इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, क्योंकि यह 70 इस प्रकार का यानी सेंटीमीटर, यही सेंटीमीटर, सॉरी थोड़ा गड़बड़ा गया हूँ। इसमें 70 एस यानी 70 सेडिमेंटेशनल कोफिशिएंट होता है। एस का फुल फॉर्म प्रकार का राइबोसोम होता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसमें श्वसन होता है जो जीव द्रव से होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन जीव द्रव से होता है और यूकेरियोटिक में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। यही अंतर है इसमें। अब आइए देखते हैं यूकेरियोटिक कोशिका की खासियत क्या है। यह वास्तविक कोशिका है। वह प्राचीनतम कोशिका है तो यह वास्तविक कोशिका है। इसके अंतर्गत सभी पौधे एवं जीव आते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें राइबोसोम 80S यानी सेडिमेंटेशनल कोफिशिएंट, एक बार में आपकी बोल दिया हूँ। इसमें राइबोसोम्स 80S प्रकार का होता है। इसमें डीएनए सीढ़ीनुमा संरचना में होती है एवं पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसमें केंद्रिका पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाई जाती है। इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो एक बार और देखते हैं दोनों में फर्क कि ताकि आपको याद हो जाए। यह प्राचीनतम कोशिका है। प्रोकैरियोटिक एक प्राचीनतम कोशिका है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल आदि आता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम होता है। इसमें डीएनए गोलाकार होता है एवं एकल गुणसूत्र में होता है। इसमें केंद्रिका नहीं पाई जाती है। इसमें श्वसन जीव द्रव द्वारा होता है
और प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक कोशिका में यह वास्तविक कोशिका है। इसके अंतर्गत सभी पौधे एवं जीव आते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें 80S प्रकार का होता है। इसमें राइबोसोम 80S प्रकार का होता है, यानी बड़ा वाला राइबोसोम होता है इसमें। और इसमें डीएनए सीढ़ीनुमा संरचना में होती है एवं पूर्ण रूप से विकसित होती है। तो डीएनए आरएनए अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो इसी पर आने वाला है, डीएनए और आरएनए। और फिर इसके बाद कोशिका चैप्टर समाप्त, और उसको जितना भी महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न उत्तर होंगे वो एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। सभी प्रकार के पॉइंट को मैं उठा लेता हूं ताकि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। अब आप देख लीजिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का चित्र है, जिसमें जो सेम है, यानी कि जो दोनों में पाया जाता है वो बीच में दिया हुआ है। जैसे जो इतना है, जो ये सब ये देखते हैं जिसमें दो टिक लगा हुआ है, वो जो दोनों में पाया जाता है। लेकिन जो इधर है अगल बगल वो सिर्फ सिंगल में पाया जाता है। जैसे यूकैरियोटिक में ये सब जितना है जो प्रोकैरियोटिक में नहीं है, और जो प्रोकैरियोटिक में है जो यूकैरियोटिक में नहीं है। तो आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिएगा। अब आते हैं कुछ कोशिका के संख्या के आधार पर जीव में 2 प्रकार के कोशिका होते हैं। ये भी एक पॉइंट छूट रहा था, इसको भी मैंने कवर किया हूँ। एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। एक कोशिकीय यानी यूनिसेलर, जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिकीय कहलाता है। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मामोडियम और यूग्लिनाइटिस। बहुकोशिकीय, जिनका शरीर बहुकोशिकाओं से मिलने से बना हुआ, जैसे मछली, मेढक, मनुष्य इत्यादि। दोनों का देखते हैं। अमीबा है ये, जो एक कोशिका से बना है, चारों एक कोशिका से बना है। यूग्लिना, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट देखते हैं पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका प्लांट सेल के बारे में जानते हैं। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसका निर्माण सेलुलोज से होता है। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसका निर्माण सेलुलोज से होता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में रसधानी पाया जाता है और पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है। ऐसे ये सबको मैं एक जगह कर दिया हूँ। ऐसे पिछला वीडियो में भी ये जहाँ तहाँ आपको बताया गया है, प्लांट सेल में ये पाया जाता है, वो पाया जाता है, और इसको एक जगह करने से आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो एक बार और देखते हैं पादप सेल में। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसका निर्माण सेलुलोज से होता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और इसमें सेंट्रियोल भी नहीं पाया जाता है। और पादप कोशिका में रसधानी पाया जाता है, जिसके कारण पादप बहुत सारा जल संग्रह करता है और पादप कोशिका में भोजन हो जो मंड के रूप में संचित रहता है। अब देखते हैं जंतु कोशिका। इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो अर्धपरागम्य होती है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम और सेंट्रियोल पाया जाता है। जंतु कोशिका में रसधानी नहीं पाया जाता है और जंतु कोशिका में भोजन ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में संचित रहता है। यानी इसमें कोशिका में झिल्ली पाई जाती है, लाइसोसोम पाई जाती है और हरित लवक नहीं पाया जाता है। यहाँ पर देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो सेम है वो और जो सेम नहीं है उसके बारे में। यहाँ पर जो लाल रंग का है ना, जो एनिमल में केवल पाया जाता है, और जो ग्रीन कलर का है जो प्लांट में। जैसे सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट और सेल वाल सिर्फ पादप में पाया जाता है, और दोनों में पाया जाता है जो बीच में है। तो इसमें देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम। देखिए लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में, यानी आप इसको चित्र के माध्यम से भी आप इसे
देख सकते हैं। और जो इस चित्र में दिया गया उसको तो मैं ऊपर बता दिया हूँ। और आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ। एक बार और फिर से रिकॉल कर लीजिए। ये 11 पॉइंट तो मैं बता चुका हूँ पिछला वीडियो में। आज मैंने बताया सिलिया एंड फ्लैजेला के बारे में, फिर लवक के बारे में जो कि 3 प्रकार का होता है, और फलों का रंग जिंथोफिल के कारण होता है। गुणसूत्र के बारे में बताया जो कि मनुष्य में 23 जोड़े होते हैं और हमारे शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका गुणसूत्र का होता है। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर बताया, और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में बताया, और लास्ट मैंने पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो याद भी हो गया होगा, और नहीं याद हो तो फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि आगे अभ्यास प्रश्न में आपको बहुत ही काम करने वाला है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।